नमस्कार साथियों, चलते हैं हम फिजिक्स की नेक्स्ट क्लास में। देखते हैं इसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं और 10-12 साल से जो बराबर आ रहे हैं, किस प्रकार के आ रहे हैं। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें और क्लास को अंत तक देखें, देखें किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। ध्वनि तरंगों के परावर्तन द्वारा उत्पन्न ध्वनि की पुनरावृत्ति क्या कहलाती है? तो उत्पन्न जो ध्वनि की पुनरावृत्ति है, इसके द्वारा ध्वनि तरंगों के परावर्तन द्वारा, तो वो प्रतिध्वनि कहलाती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, प्रतिध्वनि कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़के ने एक चट्टान के पास ताली बजाई और 3 सेकंड के बाद उसे प्रतिध्वनि सुनाई दिया। यदि ध्वनि की गति 346 मीटर प्रति सेकंड है, तो वह लड़का चट्टान से कितनी दूरी पर है? तो निकालना है, तो टी निकालना है यानी समय, दूरी निकालना है। तो समय कितना दिया? 3 सेकंड और चाल कितनी है? 346 मीटर प्रति सेकंड। तो हम लिखेंगे इसको कि ध्वनि का चट्टान तक पहुंचने में लगा समय, तो कितना लगा समय? वो T1, ठीक है, वो T1 लगा समय। और वापस आने में लगा समय, वापस आने में लगा समय, तो वो है आपका T2। अब T2 कुल समय कितना हो गया? कुल समय हो गया आपका, कुल समय वो हो गया आपका T1 प्लस T2। अब T1 कितना होता है? दूरी अपॉन बटे चाल। तो चाल कितना है? 346 प्लस डी अपॉन 346, ठीक। अब हम कितना हो जाएगा, इसका लासा लेंगे तो 2D अपॉन 346 आ जाएगा, बराबर। तो इसको काटेंगे 2 से, तो D अपॉन कितना आ जाएगा? 173, ठीक। तो कितना आ जाएगा आपका? D बराबर आ जाएगा 519 मीटर। ऑप्शन नंबर बी उसका हो जाएगा आंसर राइट, 519 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई ध्वनि जब कम से कम 17 मीटर की दूरी से परावर्तित होती है, तो होता है उसमें क्या होता है? जब परावर्तित होती है 17 मीटर की दूरी से, तो उसमें होता है आपका प्रतिध्वनि। क्या होता है? उसमें प्रतिध्वनि होती है कि किसी परावर्तक सतह से जब टकराकर दोबारा सुनाई देने वाली ध्वनि जो होती है, वो प्रतिध्वनि कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रतिध्वनि। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिध्वनि को कम करने के लिए ऑडिटोरियम की छतों और दीवारों को किससे ढका जाता है? तो किससे ढका जाता है? वो फाइबर बोर्ड से ढका जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, फाइबर बोर्ड से ढका जाता है। फाइबर बोर्ड एक प्रकार का लकड़ी का उत्पाद है। ये लकड़ी का उत्पाद एक प्रकार का, जो लकड़ी के फाइबर से बना होता है। और प्रतिध्वनि को हम कम करने के लिए ऑडिटोरियम की छतों और दीवारों को फाइबर बोर्ड से ढक देते हैं। किससे ढक देते हैं? फाइबर बोर्ड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिध्वनि को कम करने के लिए ऑडिटोरियम की छतों और दीवारों को किससे ढका जाता है? तो वो फाइबर बोर्ड से। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रतिध्वनि 30 सेकंड में वापस आ जाती है। यदि ध्वनि की गति 342 मीटर प्रति सेकंड है, तो स्रोत से परावर्तन सतह की दूरी कितनी है? परावर्तन सतह से दूरी निकालना है, तो चाल दी है कितनी? 342 मीटर प्रति सेकंड और समय दिया है 3 सेकंड। तो दूरी कैसे निकालेंगे? चाल गुणे समय। दूरी बराबर होता है चाल
गुणा समय। तो चाल कितनी दी है 342, समय कितना दिया है 3, तो आ जाएगा ये 1026 मीटर। अब उसने क्या कहा कि स्रोत से परावर्तन सतह की दूरी, स्रोत से परावर्तन सतह की दूरी, तो परावर्तन सतह से सतह की दूरी, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 3 सेकंड में 3 सेकंड में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी अपॉन 2। तो 3 सेकंड में तय की गई दूरी कितनी है 1026 मीटर अपॉन 2, ये आ जाएगा 513 मीटर। कितना आ जाएगा 513 मीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगातार या एकाधिक किसके कारण प्रतिध्वनियों को एक से अधिक बार सुना जा सकता है। तो एक से अधिक बार सुना जा सकता है वो परावर्तन के कारण प्रतिध्वनियों को एक से अधिक बार सुना जा सकता है। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के बीच कम से कम सामान्य समयांतराल होना चाहिए। तो कम से कम कितने का समयांतराल होना चाहिए, तो वो 0.1 सेकेंड का समय अंतराल होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.1 सेकेंड। एक समुद्री सर्वेक्षण जहाज समुद्र के तल पर एक ध्वनि तरंग भेजता है जो 2.5 सेकेंड के बाद एक प्रतिध्वनि या अनुगूंज प्राप्त करता है। समुद्री जल में ध्वनि की गति 1200 मीटर प्रति सेकंड है। समुद्र की गहराई क्या है, तो समुद्र की गहराई हमें बताना है, यानी हाइट। हाइट गहराई मान लो या ऊंचाई, हाइट ही है। तो ये कैसे निकलेगा, एक चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, ठीक, या दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो चाल आपकी ये दूरी बराबर लगा लो, तो दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो दूरी कितनी दी है आपकी 2h। तय की गई दूरी कितनी है आपकी, वो है तय की गई दूरी है वो 2h हो गई आपकी, ठीक है। समुद्र की गहराई माना कि h, ठीक, तय की गई दूरी कितनी 2h। अब 2.5 से सेकंड में ध्वनि तरंग द्वारा तय की गई दूरी कितनी है 2h, ठीक है। तो 2h हो गई, चाल कितनी है आपकी 1200, समय कितना है 2.5 सेकंड, ठीक। तो h का मान कितना आ जाएगा आपका आ जाएगा 3000 अपॉन 2 यानी 1500। आपका 1500 आ गया आपका मीटर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1500 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है कि ध्वनि की दृढ़ता जो दोहरे प्रतिबिंब का परिणाम होती है इसे क्या कहा जाता है। तो इसे हम प्रतिध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिध्वनि कहते हैं। मानक मस्तिष्क में ध्वनि की अनुगूंज कितनी देर तक कायम रहती है। तो मानव मस्तिष्क में ध्वनि की अनुगूंज ये 0.1 सेकंड तक रहती है, 0.1 सेकंड तक रहती है। एक व्यक्ति ने चट्टान के पास ताली बजाई और उसे 4 सेकंड बाद गूंज सुनाई दी। तो व्यक्ति से चट्टान की दूरी क्या है, चट्टान की दूरी क्या है, दूरी निकालना है। तो हम निकालेंगे, ध्वनि की गति कितनी दी है 346 मीटर प्रति सेकंड, और वापस आने में ध्वनि को चट्टान से टकराकर वापस आने में कुल लगा कितना समय 4 सेकंड। तो ध्वनि को चट्टान तक जाने में लगा समय कितना लगेगा, जाने में लगा समय, जाने में लगा समय कितना है, तो वो 4/4 यानी 2 सेकंड हो गया। जाने में लगा समय 2 सेकंड, आने में लगा समय 4 सेकंड, ठीक है। अब चट्टान की दूरी कैसे निकलेगी,
चट्टान की दूरी। तो चट्टान की दूरी निकालना 346 गुणे 2 सेकेंड है, तो ये आ जाएगा आपका 692 मीटर। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, 392 मीटर। एक बड़े हॉल की दीवारों से ध्वनि के बार-बार परिवर्तन को क्या कहा जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप ध्वनि की अनुभूति बनी रहती है? तो ध्वनि की अनुभूति बनी रहती है, तो वो प्रतिध्वनि क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रतिध्वनि। एक ध्वनिक अनुनाद यानी प्रतिध्वनि है जो कंपन में होने पर नियत स्वर मान पर गूंजता है। नियत स्वर मान पर गूंजता है, तो वो संस्वरण द्विभज क्या है? संस्वरण द्विभज। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अलग-अलग प्रतिध्वनियों को सुनने के लिए ध्वनि के स्रोत से अवरोध की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो अवरोध की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए 17.2 मीटर। कितनी होनी चाहिए? 17.2 मीटर होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। इस पुनरावर्ती परावर्तन को क्या कहा जाता है, जिसके कारण ध्वनि की निरंतरता का आभास होता है? तो जिसके कारण ध्वनि की निरंतरता का आभास होता है, वो प्रतिध्वनि के कारण निरंतरता का आभास होता है। एक सभागार में ध्वनि का सातत्य ध्वनि के परावर्तन की पुनरावृत्ति का परिणाम है, और इसे हम क्या कहते हैं? तो हम इसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, अनुरणन। ठीक है। किसी अन्य कमरे में बात कर रहे लोगों की बातें हमें ध्वनि तरंगों की किसके कारण सुनाई देती हैं? तो हमें ध्वनि तरंगों की जो है, तो वो विवर्तन के कारण सुनाई देती हैं। इसके कारण विवर्तन के कारण सुनाई देती हैं। एक जो कोई भी कमरा हो, उसमें जब लोग बात कर रहे हैं, तो हमें उसकी ध्वनि तरंगें विवर्तन के कारण सुनाई देती हैं। सोनार एक उपकरण है जो किस वस्तुओं की दूरी और दिशा और गति को मापने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करते हैं। तो अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करते हैं, तो वो पानी के नीचे वस्तुओं की दूरी, दिशा और गति को मापने के लिए इन तरंगों का प्रयोग किया जाता है। अधोजल वस्तुओं की दूरी, दिशा और चाल को मापने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? तो हम सोनार कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? उसको हम सोनार कहते हैं। इकोकार्डियोग्राम अधिक नज़दीकी से किससे संबंधित है? तो अधिक नज़दीकी से किससे संबंधित है? वो डॉपलर इफ़ेक्ट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, डॉपलर इफ़ेक्ट। सोनार का पूरा नाम क्या है? सोनार का पूरा नाम क्या है? तो वो आपका साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग सोनार का नाम है पूरा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा आंसर। संक्षिप्त शब्द सोनार का पूर्ण रूप क्या है? संक्षिप्त शब्द सोनार का पूर्ण रूप है साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग। निम्नलिखित में से किसे सोनार की मदद से मापा जा सकता है? तो सोनार की मदद से मापा जा सकता है वो पानी के अंदर मौजूद वस्तुओं की दूरी, दिशा और गति। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। शब्द रडार किससे व्युत्पन्न है? तो शब्द रडार किससे व्युत्पन्न है? तो वो रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। शब्द रडार जो व्युत्पन्न होते हैं, तो वो रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग से होते हैं। एक सोनार में मौजूद मुख्य उपकरण क्या है, जिसका उपयोग पानी के नीचे मौजूद
की दूरी, दिशा और गति का पता लगाने के लिए किया जाता है, तो वो किसका उपयोग किया जाता है? तो वो ट्रांसमीटर और डिटेक्टर, इसका ट्रांसमीटर और डिटेक्टर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समुद्र की गहराई निर्धारित करने, पानी के नीचे की पहाड़ियों, घाटियों, पनडुब्बियों, हिमशैल आदि का पता लगाने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो हम किस तकनीक का उपयोग करते हैं? तो वो सोनार का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, सोनार का उपयोग करते हैं। जिस सामग्री से रोशनी पारित हो सके, उसको क्या कहते हैं? तो हम जिस सामग्री से रोशनी या लाइट पारित कर सकते हैं, तो उस सामग्री को हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिन पदार्थों से होकर वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता। हम जिन पदार्थों से वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं, तो उसे हम पारभासी कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम पारभासी कहते हैं। टिंडल प्रभाव प्रकाश के किससे संबंधित है? तो जो टिंडल प्रभाव है, तो वो किससे संबंधित है प्रकाश के? तो वो ऑप्शन नंबर बी, विकिरण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विकिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? तो निर्वात में प्रकाश का वेग 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। निर्वात में रोशनी की गति कितने मीटर प्रति सेकंड अनुमानित है? तो निर्वात में प्रकाश की गति या रोशनी की गति, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, 3 गुणे 10⁸। प्रकाश की गति अधिकतम निम्न में से किस माध्यम में होती है? तो प्रकाश की गति अधिकतम किस माध्यम में होती है? तो वो निर्वात में होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, निर्वात में 3 गुणे 10⁸ होती है। ठीक, पानी में कितनी होती है? तो पानी में होती है आपकी 2.25 गुणे 10⁸ होती है। और कांच में कितनी होती है? कांच में, तो कांच में 2 गुणे 10⁸ होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश किसमें संचरित होता है? तो प्रकाश सीधी रेखा में संचरित होता है। इसमें एक सीधी रेखा में संचरित होता है। जब किस प्रकार की वस्तुएं प्रकाश के मार्ग में आती हैं, तो छाया बनती है। जब क्या आता है? तो जब अपारदर्शी वस्तुएं प्रकाश के मार्ग में आती हैं, अपारदर्शी वस्तुएं जिससे आर पार देखा ना जा सके, ऐसी वस्तुएं, तो वो छाया बनाती हैं। जैसे क्या है? जैसे एग्जाम्पल है पेपर, क्या है? पेपर हो गया, लकड़ी हो गई, क्या हो गई? लकड़ी हो गई, धातुएं हो गई, ये अपारदर्शी वस्तुएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया गया था? तो प्रकाश का जो क्वांटम सिद्धांत है, तो वो किसके द्वारा? वो प्लैंक के द्वारा वो प्लैंक के द्वारा प्रदान किया गया था। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, साबित करती हुई एकमात्र घटना कौन सी है? तो साबित करती हुई एकमात्र घटना वो ध्रुवीकरण है। कौन सी है? वो है आपकी ध्रुवीकरण है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसी वस्तुएं जो खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं करती, उन्हें क्या कहा जाता है? तो ऐसी वस्तुएं जो खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, वो अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। उन्हें हम अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं जो खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं। ठीक, जैसे अप्रदीप्त वस्तुएं कौन-कौन सी होंगी? जैसे मेज हो गया, ये कुर्सी हो गई, ये खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं। जैसे दरवाजा हो गया, ये खुद उत्पन्न नहीं कर सकती हैं प्रकाश।
और जो प्रकाश उत्पन्न करती हैं तो वो कौन सी होती हैं? पारदर्शी वस्तुएं होती हैं, वो प्रदीप्त वस्तुएं होती हैं। ठीक, प्रदीप्त वस्तुएं क्या हो गई? ये आपकी प्रदीप्त वस्तुएं वो हैं, कौन है? वो जैसे सूर्य है, लालटेन है, ये हो गई आपकी प्रदीप्त वस्तुएं जो प्रकाश दे सकती हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी पदार्थ का अपवर्तनांक हवा में प्रकाश की चाल से किस प्रकार संबंधित होता है? तो वो आपका अपवर्तनांक जो होता है, हवा में प्रकाश की चाल अपॉन पदार्थ में प्रकाश की चाल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। वस्तुएं जो अपनी रोशनी स्वयं उत्पादित करती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? तो पारदर्शी कहते हैं। पारदर्शी या प्रदीप्त वस्तुएं, वो सॉरी चमकदार वस्तुएं या प्रदीप्त वस्तुएं, वे होती हैं चमकदार वस्तुएं या प्रदीप्त वस्तुएं होती हैं जो स्वयं रोशनी उत्पादन कर सकती हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि? तो हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि यह हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आंखों पर परिवर्तित करती हैं। ये हरे रंग के हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आंखों में परिवर्तित करती हैं। किस साल में ओले रोमर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था? पहली बार प्रकाश की गति को मापा था तो वो 1676 में मापा था। कब मापा था? 1676 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य की रोशनी में हरे रंग का दिखाई देने वाला एक कपड़ा लाल रोशनी में देखे जाने पर काले रंग का दिखाई देना क्यों शुरू होता है? तो काले रंग का दिखाई देना क्यों शुरू होता है? तो वो ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा आंसर राइट। कपड़ा लाल रंग की तरंग आयाम को पूर्णतया अवशोषित कर लेता है। क्या कर लेता है? पूर्णतया अवशोषित कर लेता है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्षयान से अंतरिक्ष यात्री को आकाश किससे दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्षयान अंतरिक्षयान से अंतरिक्ष यात्री को वो काला दिखाई देता है आकाश। कैसा दिखाई देता है? तो वो काला दिखाई देता है। दो विकर्णों की ऊर्जा E1 और E2 है, तो दिया है आपका 50 वोल्ट और 50 वोल्ट, उनके तरंग दैर्ध्यों के बीच का संबंध इतना और इतना होगा, तो वो कितना होगा? तो वो आपका λ1 बराबर 2λ2 होगा। कितना होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। एक कैसे? तो वो आपका जैसे E1 दिया है आपका 50 EV और E2 दिया है आपका 50 EV। एक समीकरण 1 हो गया और समीकरण 2 हो गया। ये दोनों समीकरणों को हल कर लेंगे तो E1 जैसे E1 अपॉन E2 बराबर 1/2 है और HV1 अपॉन HV2 बराबर 1/2। इनको हम बराबर कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1/λ1 अपॉन 1/λ2 बराबर 1/2। V बराबर दिया है 1/λ। हमने V का मान रख दिया है तो आपका आ जाएगा यही। नेक्स्ट क्वेश्चन, गली के पीले लाइट में इसका प्रयोग किया जाता है तो गली के पीले लाइट में हम सोडियम का जो रास्ते में जो लाइटें होती हैं वो, तो उसमें गली के पीले लाइट में हम सोडियम का प्रयोग करते हैं। प्रकाश सबसे अधिक गति से किसमें यात्रा करता है? तो सबसे अधिक गति से निर्वात में यात्रा करता है। किसमें? निर्वात में अधिक गति करता है। प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी राइट आंसर। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड।
हवा में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो हवा में प्रकाश की चाल वही 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड वही होती है जो होती है। किसी माध्यम की प्रकाश को परावर्तित करने की क्षमता को इसके किसके द्वारा भी व्यक्त किया जाता है? तो वो हम प्रकाश घनत्व के द्वारा व्यक्त करते हैं। किसके द्वारा? प्रकाश घनत्व के द्वारा व्यक्त करते हैं। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है, तो इसकी गति कम हो जाती है। क्या हो जाती है? तो जो प्रकाश की गति होती है, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है, तो इसकी गति कम हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। जब प्रकाश जिसका अपवर्तन सूचकांक 1.5 है, तो इसमें प्रकाश की गति कितनी होगी? तो माध्यम में प्रकाश की गति तो n बराबर निर्वात में प्रकाश की गति, कहाँ? निर्वात में प्रकाश की गति, निर्वात में प्रकाश की चाल अपॉन माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल तो कितना है आपकी? निर्वात में है 3 × 10⁸ और अपॉन 1.5 तो ये आपका आ जाएगा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह क्षेत्र जहां स्रोत से आने वाला पूरा प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है वो क्षेत्र? तो वो प्रछाया कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रछाया। किसी माध्यम के प्रकाश को अपवर्तित करने की क्षमता को कैसे व्यक्त करते हैं? तो अपवर्तित करने की क्षमता को हम किस प्रकार व्यक्त करते हैं? तो प्रकाशिक घनत्व द्वारा व्यक्त करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रकाशिक घनत्व। निम्नलिखित में से किसे प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना का उपयोग करके नहीं समझाया जा सकता है? तो हम नहीं समझाया जा सकता है तो तारों का टिमटिमाना, ये प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना है जो इसका उपयोग करके इसे नहीं समझाया जा सकता, तारों का टिमटिमाना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लाल रंग का प्रकाश कोहरे या धुएं से किस प्रकार प्रकीर्णित होता है कि क्योंकि इसकी तरंगदैर्घ्य श्वेत प्रकाश के अन्य रंग घटकों की तरंगदैर्घ्य की तुलना में होती है, तो वो किस प्रकार कैसी होती है? तो वो धुएं से सबसे कम और तरंगदैर्घ्य श्वेत प्रकाश की जो अन्य रंग है तो वो तरंगदैर्घ्य की तुलना में अधिक होती है। एक ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा राइट। जब सूर्य का प्रकाश किसी घने जंगल के बितान से होकर गुजरता है तो कुहासे में जल की छोटी-छोटी बूंदें प्रकाश को प्रकीर्णित करती हैं और टिंडल प्रभाव दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, प्रकीर्णित जो करते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में आसमान में अंधेरा नजर आता है, ऐसा क्यों होता है? तो जब हम सैटेलाइट से तस्वीरें लेते हैं तो आसमान में अंधेरा सा नजर आता है हमें, तो वो प्रकीर्णन नहीं होने के कारण, इसके कारण प्रकीर्णन नहीं होने के कारण ऐसा होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा आंसर। प्रकीर्णित प्रकाश का रंग प्रकीर्णित होने वाले कणों के आकार पर निर्भर करता है। अति सूक्ष्म कण मुख्य रूप से कैसे हरे, नीले, लाल, पीले प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं? तो वो आपके नीले प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं।
ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, नीले प्रकाश का प्रकीर्णन। स्वच्छ आकाश का नीला रंग वायुमंडल में मौजूद दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की तुलना में कैसा आकार वाले कणों द्वारा प्रकाश के किसके कारण होता है? तो वो आपका छोटे आकार वाले और प्रकीर्णन के कारण होता है। छोटे आकार वाले और प्रकीर्णन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतरिक्ष का रंग काला दिखने का कारण क्या है? अंतरिक्ष का रंग काला दिखने का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होने के कारण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आंसर इसका सी राइट। वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश का रंग कैसा होगा? तो वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश का रंग काला होगा। कैसा होगा? काला होगा। इसके कारण जब प्रकाश किसी माध्यम के निलंबित कणों से होकर गुजरता है तो प्रकाश का कुछ भाग अवशोषित होता है और सभी दिशाओं में उत्सर्जित होता है तो वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। निम्नलिखित में से प्रकाश के प्रकीर्णन के अनुप्रयोगों की पहचान कीजिए। तो हमें अनुप्रयोगों की पहचान करना है, तो वो समय से पूर्व सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त। समय से पूर्व सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त के पहचान के कारण। गहरे समुद्र में पानी का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? तो गहरे समुद्र में पानी का रंग नीला वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। सीवी रमन के बारे में निम्न में से क्या गलत है? तो सीवी रमन के बारे में क्या गलत है? उन्हें 1987 में नाइटहुड की उपाधि दी गई, ये गलत है। 1987 में उन्हें नाइटहुड की उपाधि दी गई, ये ऑप्शन गलत है। एक तो ऑप्शन ये 3 सही हैं, ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। लेकिन उसने क्या गलत पूछा है, तो आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बादलों का रंग सफेद किसके कारण दिखाई देता है? तो बादलों का रंग जो सफेद है वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। प्रकाश की एक पुंज की द्रव में तैरते कणों से टकराव के कारण होने वाले प्रकीर्णन से उत्पन्न चमक की प्रक्रियाओं को कहते हैं। तो उत्पन्न चमक की प्रक्रियाओं को हम क्या कहते हैं? प्रक्रिया को वो टिंडल प्रभाव कहते हैं। जो टिंडल प्रभाव पड़ता है उसको क्या कहते हैं? टंडल प्रभाव। सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन वो वायुमंडल की उपस्थिति के कारण होता है। इसके कारण वायुमंडल की उपस्थिति के कारण। इनमें से कौन सा प्रकाश के प्रकीर्णन का एक उदाहरण है? तो इनमें से कौन से प्रकाश के प्रकीर्णन का एक उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए आकाश का नीला रंग। आकाश का नीला रंग ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। आकाश का नीला रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो आकाश का नीला रंग प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। किसके कारण? प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो वो किसके कारण दिखाई देता है? ऑप्शन नंबर सी श्वेत प्रकाश में नीले रंग की तरंग दैर्ध्य अपेक्षाकृत निम्न होती है और यह हवा के अणुओं द्वारा सर्वाधिक प्रकीर्णित होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा राइट। नीला दिखाई देता है। जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होता है, किसी चमकीली सतह पर प्रकाश आपतित होता है तो किसके परावर्तन की घटना घटित होती है? तो वो नियमित परावर्तन घटना घटित होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। जैसे ये दिया आपका
ये आपतित किरणें हुई, ये आपतित आपकी किरणें हुई, ठीक है? ये आ रही हैं, ये आपतित किरण क्या हो गई? आपतित किरण, ठीक है? अब ये आपकी घट रही हैं, ये आ रही हैं। तो ये क्या हो गई आपकी? परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, ठीक है? ये आपका हो गए नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन। आपका ये हो गया परावर्तक तल। क्या हो गया? परावर्तक तल। एक समतल दर्पण के लिए छवि होती है। एक समतल दर्पण के लिए छवि आभासी और पार्श्व उल्टी होती है। कैसी होती है? आभासी और पार्श्व उल्टी होती है। एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि हमेशा होती है, तो एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि हमेशा आभासी और सीधी होती है। कैसी होती है? आभासी और सीधी होती है। एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की विशेषताएं हैं। तो बनाई गई छवि की विशेषताएं हैं, तो वो समान आकार, सीधी, पार्श्व तौर पर उल्टी और आभासी होती हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दर्पण हमेशा वस्तु की ऐसी छवि निर्मित करता है जो आभासी, बड़ी और समान आकार में होती है। आभासी हो, बड़ी हो और समान आकार में होती है, तो वो समतल दर्पण हमेशा ऐसी छवि बनाता है जो आभासी हो, बड़ा हो और समान आकार का हो। ठीक है? किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी का पालन करते हुए मुख्य फोकस एक्स कितने पर स्थित होगा? तो फोकस दूरी, हम फोकस फोकस दूरी फोकस फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या अपॉन 2। तो वक्रता त्रिज्या कितनी है? 12 अपॉन 2 बराबर 6 सेंटीमीटर। अब उसने कहा अवतल दर्पण, क्या कहा उसने? अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी कैसी आ जाएगी? माइनस में, -6 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। किसी अवतल दर्पण का फोकस इसके ध्रुव से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित इसका वक्रता केंद्र ध्रुव से कितनी दूरी पर स्थित होगा? कितनी दूरी पर स्थित होगा? तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा? तो 2 गुणे फोकस दूरी हो जाएगा। तो क्या निकालना है? ध्रुव से दूरी निकालनी है। तो 2 गुणे ये आपका 16 यानी 32 सेंटीमीटर। तो आपका क्या आ जाएगा? 32 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन से बिंदु हमेशा गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित होते हैं? तो कौन से बिंदु होते हैं? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। 1 और 3rd वक्रता केंद्र और ध्रुव। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु को एक 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाली अवतल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। दर्पण द्वारा उत्पादन आवर्धन, तो उत्पादन आवर्धन वो होगा +3। कितना होगा? +3। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो वो कैसे निकालेंगे? तो एफ दिया है आपका, एफ कितना दिया है? हम दिए दे रहे, एफ दिया है माइनस का 18 सेंटीमीटर, यू दिया है आपका -12 सेंटीमीटर और एम निकालना है और बी निकालना है। तो पहले इस फॉर्मूले से निकालेंगे हम कि 1/f
बराबर 1/v प्लस 1/u हम इससे निकालेंगे, ठीक है? उस यहाँ प्लस नहीं है, माइनस है, यहाँ -1/u, ठीक? तो हमने इससे निकाला, तो कैसे? आपका v निकाल लेंगे इससे हम, और जब v निकल आएगा तो हम m बराबर -v/u से ये m निकाल लेंगे, ठीक? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। चित्र में प्रदर्शित किए गए अनुसार PQRS एक अवतल दर्पण की सतह पर स्थित 4 बिंदु हैं। यदि बिंदुओं PQRS से वक्रता केंद्र की दूरियां क्रमशः इतने के मध्य सही संबंध क्या है? तो वो चित्र दिया है, देखते हैं चित्र। ये दिया है PQRS, ठीक? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर R4। वक्रता केंद्र से दूरियां समान होगी इसकी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। किसी उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। नई कार्तीन चिन्ह पर पाटी का पालन करते हुए मुख्य फोकस कितने पर स्थित होगा? तो फोकस दूरी F बराबर वक्रता त्रिज्या 15/2 बराबर ये आ जाएगी 7.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 7.5 सेंटीमीटर। किसी ढाई, क्या कह रहा है? तो किसी 2.5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु को 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर 24 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। निर्मित प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी होगी? तो निर्मित प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो ये आपका वो कितना दिया है? 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। एफ कितना दिया है? माइनस का 16 सेंटीमीटर। यू कितना दिया है? माइनस का 24 सेंटीमीटर। आई निकालना है, वी निकालना है आपको, तो हम निकालेंगे इस फॉर्मूले से 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u से, इस फॉर्मूले से निकालेंगे, ठीक? तो आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा? v बराबर आपका v बराबर -48 आएगा, ठीक है? अब v निकल आया तो हम m बराबर I/O बराबर v/u इस फॉर्मूले से मान निकालेंगे, तो I आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अवतल दर्पण के किसके समानांतर प्रकाश पुंज परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरेगा? तो मुख्य फोकस से होकर वो गुजरेगा, तो मुख्य अक्ष के समानांतर मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश पुंज परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1 सेंटीमीटर आकार वाली किसी वस्तु को एक 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 24 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। निर्मित प्रतिबिंब कितना होगा और इसकी ऊंचाई कितनी होगी? तो I बराबर क्या दिया है? I बराबर 1 सेंटीमीटर, ठीक? आपका O बराबर दिया है, आपका O बराबर दिया है 1 सेंटीमीटर। I बराबर निकालना है, F बराबर -16 सेंटीमीटर, U बराबर दिया है -24 सेंटीमीटर और V निकालना है आपको। तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u से हम निकाल लेंगे v, ठीक? v निकल आएगा तो m बराबर -v/u बराबर I/O से हम इसको निकाल लेंगे। प्रतिबिंब की ऊंचाई I निकल आएगा, तो क्या कितना निकल आएगा प्रतिबिंब की ऊंचाई?
इसका प्रतिबिंब उल्टा होगा तो माइनस में होगा, तो माइनस का 2 ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा उल्टा। उल्टा 2 सेंटीमीटर। एक प्रकाशित उपकरण X यानी दी की फोकस दूरी -30 सेंटीमीटर है, तो हो सकता है X हो सकता है, तो वो कितना हो सकता है? ऑप्शन नंबर इसका कितना होगा? बी राइट होगा, या तो अवतल लेंस या अवतल दर्पण होगा। क्या होगा? या तो अवतल लेंस होगा या अवतल दर्पण होगा। दर्पण सूत्र के अनुसार गोलीय दर्पण की फोकस दूरी किसके बराबर होती है? तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी किसके बराबर होती है? तो वो होती है आपकी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, UV अपॉन U प्लस बी। UV अपॉन U प्लस बी। 1 अपॉन F बराबर 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन U से निकाल लेंगे हम। तो 1 अपॉन F बराबर जे वी यू, तो U प्लस बी। ठीक, तो ये आ जाएगा F बराबर वी यू अपॉन बी प्लस यू। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट। 2 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? तो उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? तो R बराबर 2F होता है। क्या होता है? उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितनी दी है? तो 2। तो ये आ जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के 2 गुने के बराबर होती है। उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश पुंज F पर अभिसरित प्रतीत होता है। F पर अभिसरित प्रतीत होता है। अवतल दर्पण के सामने किस पर रखी वस्तु का अनंत पर एक वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है? अवतल दर्पण के सामने रखी हुई वस्तु है कोई, तो वो फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर एक वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। वो कैसे बनता है? जैसे ये रखी है, ये है, ये क्या दिया है? P दिया है, ये फोकस है, ये वस्तु रखी हुई है, तो इसका प्रतिबिंब बनाना है, तो ये आपका बनेगा, ये आएगा, ये आपका बना है प्रतिबिंब। कहाँ बनेगा? अनंत पर। ये आपका अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु को एक 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने 26 सेंटीमीटर की दूरी पर उसके मुख्य अक्ष पर रखा गया है। इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो इसका प्रतिबिंब बनेगा, F बराबर कितना दिया है? तो F बराबर आपका माइनस का 12 सेंटीमीटर है। ठीक, V बराबर निकालना है, U बराबर दिया माइनस का 26 सेंटीमीटर। तो 1 अपॉन F बराबर 1 अपॉन U प्लस 1 अपॉन B से हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब निर्मित करने के लिए फोकस दूरी F और वक्रता त्रिज्या R के लिए सही चिन्ह परिपाटी निम्नलिखित में से कौन सी होगी? तो वो अवतल दर्पण के लिए F ऋणात्मक है, R ऋणात्मक होता है। अवतल दर्पण के लिए F और R दोनों ऋणात्मक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी दिए गए गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या -20 सेंटीमीटर, दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें। तो F बराबर आपका माइनस का 20/2, ये माइनस का 10 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है आपका F बराबर R/2 होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चित्र दिया है, ये आपका चित्र दिया है। इसमें बताना है कि AB एक उत्तल दर्पण पर आपतित होती है
उसका प्रतिबिंब कोण पर क्या होगा? तो प्रतिबिंब क्या होगा उसका कोण पर? ये आपका 0 डिग्री। कितना होगा? 0 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस किस पर स्थित होता है? तो उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस किस पर स्थित होता है? तो वो दर्पण के पीछे स्थित होता है। दर्पण के पीछे स्थित होता है। ये दिया है आपका निम्नलिखित में से कौन सी रेखाएं किसी गोलीय दर्पण पर अविलंब के रूप में कार्य करती हैं? तो अविलंब के रूप में कार्य करती हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। 1 और 3 दोनों। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा जो होती है वो कार्य करती है, और फोकस और आपतन बिंदु को मिलाने वाली रेखा जो होती है वो कार्य करती हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध उत्तल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन m को सही ढंग से दर्शाता है? तो वो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। 0 से बड़ा और 1 से छोटा होता है। किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। इसका प्रतिबिंब उसी ओर 18 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी होगी। तो दर्पण की फोकस दूरी आपकी क्या होगी? तो u बराबर दिया है -12, v बराबर -18, f बराबर निकालना है। तो फोकस दूरी आपकी आ जाएगी -7.2 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदु वह बिंदु क्या कहलाता है जहां से प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन के वापस परावर्तित हो जाती है? तो वापस परावर्तित हो जाती है बिना किसी विचलन के, तो वो वक्रता केंद्र। आंसर क्या हो जाएगा? वक्रता केंद्र कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। तो जिन्होंने ये क्लास पूरी पढ़ी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर अगली नेक्स्ट क्लास में। ओके।